बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं इस चैनल पर आप लोगों को वेलकम कहता हूं। देखिए, हम अपनी वीडियोस के ज़रिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर रहे हैं। हमने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व को देखा, इसके पैरामीटर्स का रोल देखा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पर गए, फिर इसके 3 थ्योरम्स किए। आज का जो टॉपिक है वो भी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम एडवांस प्रॉपर्टीज़ का कवर करेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्पफुल साबित होती हैं। वो कैंडिडेट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इसके अलावा हम इसमें आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रियल लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसको मदर ऑफ़ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों कहा जाता है। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज़ हैं जी मेरे पास। देखिए, मेरे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक्स वेरिएबल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ अगर उस एक्स वेरिएबल को एक न्यू वेरिएबल यानी कि वाई के अंदर चेंज करता हूँ विद एडिशन ऑफ टू कांस्टेंट, यानी कि ए हमारे पास कांस्टेंट है और बी भी हमारे पास कांस्टेंट है। देखिए ना, ये रिग्रेशन लाइन बन जाती है एक तरह से। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसमें a और b ये दोनों के दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं। a भी कांस्टेंट है और इसमें हमारे पास जो b है वो भी कांस्टेंट है। तो आप लोगों के पास जो y होगा, यानी कि अगर हमारे पास एडिशन करने के बाद ए और बी, अगर हम यानी कि बी को मल्टीप्लाई करें यानी कि चेंज ऑफ स्केल करें और एडिशन यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन करें, तो वाई जो है वो नया वेरिएबल जो हमारे पास बना है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगा। या सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर हमारे पास एक्स नॉर्मल है तो ए और बी अगर हम बी मल्टीप्लाई करें या ए ऐड भी करें तो तब भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वाई जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है। अब फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि हमारे पास जो इसका म्यू होगा वो ये होगा ए प्लस बी म्यू, और जो वेरियंस होगा इसका वो बी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि मीन जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड होता है, जबकि जो वेरिएंस होता है वो चेंज ऑफ स्केल से ही अफेक्टेड होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का असर उस पर नहीं होता। उसकी रीज़न मैंने यहाँ पर आप लोगों को की आसानी के लिए लिख दी है कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, वाइल वेरिएंस इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ओनली। इस प्रॉपर्टी की डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर की है। आपको वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो स्टूडेंट्स लर्न करना चाह रहे हैं कि मीन जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कैसे अफेक्टेड होता है और वेरिएंस जो होता है वो सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से ही अफेक्टेड होता है, उसकी रीज़न क्या है, तो आप मेरी वो वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो मैं इसको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेक्टेशन का सहारा ले रहा हूँ। अब वाई के ऊपर मैंने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया यानी कि ए प्लस बी एक्स, तो ये आ जाता है हमारे पास ए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब इस ए पर आएगी, जब इस ए पर एक्सपेक्टेशन आएगी तो आपको याद होना चाहिए कि ए इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है हमारे पास और ये जो बी होता है बी इज़ अ कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट एक्स से बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन एक्स पर आ जाएगी। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे पास बेसिकली वो क्या है, हमारे पास म्यू ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए प्लस बी और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये म्यू है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होगा, ये जो हमने न्यू वेरिएबल बनाया था उसका जो मीन होगा वो होगा ए प्लस बी म्यू होगा। इसी तरह वेरिएंस पर जाते हैं तो वेरिएंस भी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी एक्स पर, तो क्या आएगा जी, ओरिजिन है हमारे पास ए, चेंज ऑफ ओरिजिन का असर वेरिएंस पर नहीं पड़ेगा और जाके पड़ेगा हमारे पास असर बी पर। तो बी कांस्टेंट है, वेरिएंस से जब बाहर आएगा तो बी स्क्वायर बनकर बाहर आएगा, कांस्टेंट है बी स्क्वायर बनेगा और वेरिएंस जो है वो एक्स पर अप्लाई हो जाएगा। और याद रखिएगा वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या है, इस वक्त सिग्मा स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है अगर उसको हम वाई में चेंज करते हैं ए और बी मल्टीप्लाई करके और ए ऐड करके, तो नया वेरिएबल जो बनेगा वो भी नॉर्मल ही बनेगा, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क मीन और वेरिएंस पर आएगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स फाइंड करते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के हम मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो अगर आप इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी और टी को 0 पुट करते हैं, तो आप इससे दोनों के दोनों पैरामीटर्स हासिल कर
कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रॉपर्टी कराने का मकसद भी ये था कि आप इस जो प्रॉपर्टी है उसकी वो आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प देगी। देखें, सपोज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर असल में आपके पास म्यू की वैल्यू लिखी हुई है। मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 10 है और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो है ना वो आप लोगों को एक मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो 2 है। अब ये देखें कि आप लोगों को ये इस शक्ल में लिखा हुआ मिल रहा है। ये आप ये देखें कि आपको एमसीक्यूज़ में अगर ये स्टेटमेंट मिल जाती है कि बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है, तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ये नॉर्मल का है। और आपको फिर अगर वो म्यू और सिग्मा भी पूछते हैं तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि जी जो 10 है बेसिकली ये म्यू है, क्योंकि यहाँ पे म्यू लिखा हुआ था, और यहाँ पे सिग्मा है तो इसलिए ये आपके पास यानी कि जो 2 है वो असल में सिग्मा था। तो यहाँ पर हम इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ये एमसीक्यूज़ में अगर आता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन भी उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। 10 की जगह पर म्यू होगा, हमें पता चल जाएगा कि जी ये म्यू है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो असल में ये सिग्मा स्क्वायर था, तो हम कहेंगे कि जी ये 2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो आपके पास मैं इसको वापस अपनी इक्वेशन पे ही जाकर मैं इसको म्यू ही लिख लेता हूँ और इसको हम सिग्मा स्क्वायर ही बना लेते हैं ताकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो वैसी की वैसी लिखी रहे। आगे चलते हैं जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी असल में हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि यहाँ पर हमारे पास आयोटा आ जाता है। बाकी सारी की सारी चीज़ वही रहती है, सिर्फ आयोटा का फ़र्क आता है। आयोटा क्या होता है? -1 का स्क्वायर रूट होता है। तो आयोटा ही इसमें ऐड होता है, बाकी सारी की सारी चीज़ वैसी की वैसी ही आ जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आता है, लेकिन जब हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो वो -1 होता है, तो इस वजह से ये जो प्लस है वो हमारे पास यहाँ पर माइनस में तब्दील हो जाता है, बाकी सारी चीज़ वैसी की वैसी है। अगली बात थोड़ी सी एडवांस आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट करता है और किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट नहीं भी करता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की एक क्वालिटी है, ये खूबी है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट करता है। अपनी चौथी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। आप देखें कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और उसकी खूबी यही होती है कि इसका मीन 0 होता है और इसका जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है हमारे पास जिसका मीन 0 है और जिसका वेरिएंस 1 है। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल की रेशो लेता हूँ, यानी कि x1/x2 लेता हूँ, इनको डिवाइड करता हूँ, इनकी रेशो लेता हूँ, तो जो नई बनने वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। यानी कि हमारे पास जो नई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो स्टैंडर्डाइज्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्टैंडर्डाइज्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। तो आपको ये याद रख लें कि अगर हम अपने वेरिएबल को दूसरे यानी कि अगर हम इनकी रेशो लेते हैं तो आपके पास जो बनने वाली डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। यानी कि हमारे पास x1 है वो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है, दूसरा रैंडम वेरिएबल है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ, इनकी रेशो लेता हूँ, जो नया वेरिएबल वजूद में आता है और जो नया वेरिएबल वजूद में आएगा उसका जो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं जी, वो क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों नॉर्मल हैं और अगर हम उनको सम करते हैं तो उनसे बनने वाला जो नया वेरिएबल होगा वो भी नॉर्मल ही होगा। मैंने यहाँ इसकी स्टेटमेंट लिख दी है कि सम ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। कि अगर कोई हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल हैं या 2 से ज़्यादा हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होना शर्त है कि दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है। सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों नॉर्मल हैं तो हमारे पास जो नया वेरिएबल बनेगा उनको सम करने के बाद वो भी नॉर्मल ही बनेगा। यहाँ सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक का नाम x1 है और दूसरे का नाम x2 है। पहले का जो मीन है वो μ1 है और दूसरे का जो मीन है वो μ2 है। इसी तरह पहले का जो वेरिएंस है वो σ1 है और दूसरे का σ2 है। आप ये देखेंगे जब x1 और x2 को मैं ऐड करता हूँ तो उससे जो बनने वाला नया वेरिएबल होगा वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन इनके जो मीन होंगे वो ऐड हो जाएंगे और इसी तरह इनके वेरिएंसेस जो हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 2 इंडिपेंडेंट मेरे पास वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों नॉर्मल हैं और मैं अगर उनको ऐड करता हूँ तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाती हैं। असल में ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जाकर काम आती है जब हम 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस ले रहे होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं x⁻1 - x⁻2 की।
तो आपने ये देखा होगा कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। फिर हमने उसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बनाते हैं, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, और नीचे उनका स्टैंडर्ड एरर उनकी डिवाइज़र में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जाकर हेल्पफुल साबित होती है। यहाँ तो हम सम कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे सम भी कर सकते हैं और हम डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू पढ़ी है, तो उसमें जाकर ये हमें हेल्प करते हैं। हमने अभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ना है तो हम वहाँ पर जाके इसकी डिटेल कवर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर पहले पढ़ी हुई है, तो वो जानते हैं कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो नॉर्मल किस तरह बनती है। बेसिकली वहाँ पर यही प्रॉपर्टी उनको हेल्प कर रही होती है। तो बहरहाल अगर दो रैंडम वेरिएबल या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल जो कि नॉर्मल है, अगर उनको सम करें या उनका डिफरेंस लें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती होती है। और यहाँ बात याद रख लें, अगर डिफरेंस लेते हैं तब भी यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर आप माइनस करते हैं तब भी प्लस आएगा, क्योंकि ये वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप वेरिएंस लेते हैं तो आगे कोवेरिएंस लेना पड़ता है, और कोवेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। बहरहाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि इनका वेरिएंस और कोवेरिएंस कैसे ज़ीरो होता है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूं जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आई होप कि आपको ये कुछ समझ आई होंगी। अगर इसमें फिर भी आपको कोई पॉइंट है, कोई ऐसी बात है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होता है, आप वहाँ पर जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप देखें। आगे जाके देखते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अंदर। टोटल स्टैटिस्टिक अगर मैं ये कहूँ कि ये डिपेंड कर रहा होता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इस बात में कोई गलती नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो स्टैटिस्टिक की इमारत है वो टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर खड़ी हुई होती है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही इसमें हटा दिया जाए तो आप याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक की इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस की मदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। याद रखें, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसी से ड्राइव हुई हुई हैं, और कई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती हैं। कई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं कि अगर उनके रैंडम वेरिएबल को चेंज किया जाए, उनका सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ किया जाए, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती हैं। तो भाई मैंने दो तीन बातें बताई आपको कि ये असल में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में काम आएगी, और इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस नॉर्मल ये स्टैटिस्टिक का एक बेहतरीन और जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि उसके बगैर स्टैटिस्टिक्स का वजूद तकरीबन ना होने के बराबर है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ आपको हेल्प करती है। बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर जो है ना सारा का सारा रोल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाता है। मैंने बताया कि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करती हैं, और बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो नॉर्मल बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा तारुफ करा रहा हूँ। दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है नाम बाइनोमियल है और दूसरा पाइसान है। तो ये बाइनोमियल और पाइसान दोनों की जो हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती हैं, जिसकी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करते जाएं या इन्फिनिटी होता जाता है, तो बाइनोमियल जो होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है नॉर्मल की, कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल को कंटिन्यूस बना देती है। इसी तरह करके पाइसान का एक पैरामीटर म्यू होता है, जिसको मीन रेट ऑफ अकरेंस कहते हैं। ये जो पैरामीटर म्यू होता है, ये मीन रेट ऑफ अकरेंस ऑफ पाइसान इवेंट कहलाता है, कि जैसे हमारे पास जो म्यू होता है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो पाइसान जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल को भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम नॉर्मल बना लेते हैं। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि वो क्वेश्चन जो हम बाइनोमियल से या पाइसान से कर रहे होते हैं, जब सैंपल का साइज़ लार्ज हो जाता है तो हम वही क्वेश्चन जो है ना वो नॉर्मल से करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को शो करती है। इसके बाद हमारे पास आती हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, बहुत सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त हमारे पास 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ टी और काई, और इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। याद रखिएगा कि जैसे जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनके इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती हैं। और ये तीनों की तीनों सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, और जो हमारे पास एस्टिमेशन थ्योरी है उसमें जाकर काम आती हैं। तो ये एफ टी काई जो हैं
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती हैं एज सैम्पल साइज इंक्रीजेज या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल को अप्रोच करती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती होती हैं। आप इनको प्रॉपर्टीज़ में भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपसे करैक्टरिस्टिक पूछी जा रही हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है तो आप ये बता सकते हैं। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंस के साथ ही मैंने कवर किया था टॉपिक, तो ये चीज़ थी। इसके बाद ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक इंपॉर्टेंस हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की शक्ल में भी देखते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये होता है कि अगर कोई वेरिएबल नॉर्मल नहीं है तो आप सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर कर उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, या वो रैंडम वेरिएबल जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जाकर काम आएगा, यानी कि एस्टिमेशन में भी हम इसको देखेंगे और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी देखेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता क्या है, कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल नहीं है तो सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करके हम उसको नॉर्मल में तब्दील कर लेते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की शक्ल में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नॉर्मल बन जाते हैं, और आप उनको कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर हम सुटेबल सी ट्रांसफॉर्मेशन करें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं। इसके बाद देखें कि हमारे पास इसका जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस जो होती है ना, वो क्वालिटी कंट्रोल में जाके देखी जाती है। आप ये देखें कि क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ी फील्ड है, बड़ी वास्ट फील्ड है, और आप किसी प्रोडक्ट की, आइटम की जो क्वालिटी को चेक करते हैं वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल में ही जाकर हम चेक कर रहे होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्वालिटी कंट्रोल में जाकर हमें एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। आपके पास ये 3 लिमिट्स हैं, 68.27%, 95%, 99.73%। आपको ये मैंने डिटेल में समझाई थी कि जब म्यू माइनस प्लस सिग्मा करते हैं तो ये 68.27 आता है, 95.45 आता है, 99.73% जब आता है जब म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा करते हैं। बेसिकली ये जो लिमिट्स हैं ये क्वालिटी कंट्रोल में ही यूज़ हो रही होती हैं और हम इसकी क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, तो ये लिमिट्स हमें उस वक्त हेल्प करती हैं। ये इस वक्त मेरे पास 3 लिमिट्स हैं, यानी कि 3 सिग्मा तक हैं, ये 6 सिग्मा तक एक्सटेंड की जाती हैं, और ये जो लिमिट्स आती हैं 6 सिग्मा तक, ये क्वालिटी कंट्रोल में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती हैं किसी भी आइटम की, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, अंदर उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेजर रोल जो है, मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में जाकर हमको देखने को मिलती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये 3 लिमिट्स के दरमियान में आती है, लेकिन इसको हम 6 सिग्मा तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को हम किसी भी आइटम की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका इस्तेमाल एक क्वालिटी कंट्रोल में भी जाकर आ जाता है, इसकी अहमियत जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में हमें देखने को मिलती है। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर कवर किए। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सच जैसे कि बाइनोमियल और पाइथागोरस। जस्ट आप इनके नाम लिख दीजिएगा, डिटेल में ना जाइएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं आप अभी। आप ये लिख सकते हैं कि बहुत सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो नॉर्मल को अप्रोच करती हैं। आप FT का I का सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। इसी तरह सेंट्रल लिमिट थ्योरम का और ये बाकी 5 पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा। और जो आप लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैंने ये एक लिस्ट बना दी है, आप इनको ज़रा डिटेल से देख लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हमने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने के लिए, उसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए मैंने उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई किया है 5 पॉइंट्स के अंदर, 5 टॉपिक्स के अंदर। यानी कि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं तो हम इन 5 पॉइंट्स के अंदर रहते हुए उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ऐसा है कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होंगे वो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले करने पड़ेंगे। अब आज भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उससे पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारा जो है ना सिलेबस का हिस्सा थी, तो हमने उनसे क्वेश्चन करने। दूसरे पॉइंट पर जाकर दूसरे टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्मल टेबल। ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल टेबल से हमें करने पड़ेंगे। पहले हमें नॉर्मल टेबल देखनी पड़ेगी कि नॉर्मल टेबल क्या होती है, उसको कैसे देखते हैं,
उससे जेड को हम टेबल में कैसे देखते हैं, तो वो हमें अगला वीडियो लेक्चर में उसे हमने कवर करनी है। तो मकसद कहने का ये है कि दूसरा जो टॉपिक होगा वो टेबल से रिलेटेड होगा, यानी कि हमें नॉर्मल की टेबल देखकर करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि हमारे पास इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल का सहारा है, यानी कि देखें टेबल का यूज़ तो ये होता है कि आपको जेड की वैल्यू गिवन होती है और आप प्रोबेबिलिटी देखते हो, लेकिन इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल में ये करते हो कि आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है और आप जाके जेड देखते हो। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमें उसका हिस्सा है, वो तीसरे नंबर पर जाकर करेंगे। और चौथे नंबर पर जाकर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बाइनोमियल के हैं लेकिन हम उन्हें नॉर्मल की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं। आखिर में जाके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एक डेटा के ऊपर, और देखेंगे कि वाकई ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किस तरह फिट होती है। तो बहरहाल ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल से जाके हमें स्टडी करने पड़ेंगे। मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता जाऊंगा। यूँ समझ लेंगे मेरी अभी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं ऐसी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी बनने जा रही हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। अगले वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ और मज़ीद बातें करेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहले प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट आपके सामने है, आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ से जो क्वेश्चन होंगे वो लेकर आऊँगा और उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।